सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। बहुत सारी उपाधियां, बहुत सारे पुरस्कारों से ये अलंकृत किए गए। ठीक है। पंत जी को कहा जाता है ये प्रकृति के सुकुमार कवि। पंत जी के बारे में कहा जाता है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर कवि की अलग अलग विषय वस्तु हुआ करती है। अलग अलग कविताओं की वो रचना अलग अलग विषय वस्तुओं को संदर्भ बनाकर करते हैं। तो इनकी कविता का मुख्य स्वर कहिए तो प्रकृति चित्रण, प्रकृति वर्णन ही है। और ये कविता जो है पर्वत प्रदेश में पावस, उसका वर्णन इन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। अब इस पाठ के बारे में, भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो तो। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक शब्द चित्र जिसको कहते हैं, यानी कविता के माध्यम से वो शब्द चित्र, एक एक पाठक जो है एक एक शब्द का वर्णन करेगा और वो शब्द चित्र, उस शब्द से संबंधित चित्र आपके सामने आता जाएगा। इसको कहते हैं शब्द चित्र, यानी कविता के पठन पाठन से चित्रों का नजरों के सामने उभरना। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि कक्षा में बैठे बैठे ही आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप अभी अभी किसी पर्वतीय अंचल की यात्रा करके लौटे हों। तो ये तब होगा जब आप आंख मूंद करके उस पर्वत पर विचरण करेंगे। मानो ऐसा लगेगा कि आपके सामने वो दृश्य जो है वो उपस्थित हो गया हो। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों, यानी हम चार दीवारी में नहीं हैं। मानो ऐसा लगता है कि हम किसी रमणीय स्थल में हैं, किसी पर्वतीय स्थल में हैं और वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ का आनंद ले रहे हैं। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था इनके बारे में। महाप्राण निराला ने भी क्या कहा था कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। शैली यानी अंग्रेजी के जो कवि हैं शैली, उसकी तरह बहुत सारे उपमाओं से उसको संवारना और संवार कर फिर उसे बहुत अधिक मधुर बनाना और कोमल बना देना। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता का
वाचन कर रही हूँ, ध्यान से आप लोग सुने। और कविता को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप उसको अर्थ के साथ पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि अर्थ कुछ हद तक आपको समझ में आ जाए। जैसे पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृढ़ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब सबसे पहले शब्दार्थ आप लोग देखें। पावस यानी वर्षा ऋतु, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। महिलाएं जो कमर में कमरधनी पहनती है ना, उसको कहते हैं करघनी। एक होता है पूरा कमर में गोलाकार और एक होता है सेमी सर्किल अर्धचंद्राकार, तो उसी को कवि यहाँ कह रहे हैं मेखलाकार यानी करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। होता क्या है कि जब हम पहाड़ को दूर से देखते हैं तो उसका पूरा हिस्सा हमें नजर नहीं आता, उसका आगे का हिस्सा ही नजर आता है, और वो कमरधनी के समान ही ऐसा लगता है कि सेमी सर्कल अर्धचंद्राकार के रूप में ही वो पहाड़ की ढाल जो है वो दिखाई देती है। सहस्र हजार, दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें, दृग यानी आंख और सुमन यानी फूल रूपी आंखें या पुष्प रूपी आंखें, अवलोक देखना, महाकार विशाल आकार, दर्पण आईना, झाग मद मस्ती झाग फेन, उर हृदय, उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की कामना, तरुवर पेड़, नीरव नभ शांत आकाश, अनिमेष एकटक या एक दूसरा इसका अर्थ होता है निर्निमेष भी एकटक ही होता है। चिंता पर चिंतित चिंता में डूबा हुआ, भूधर पहाड़, पारद के पर पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख, रवशेष केवल आवाज का रह जाना, चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज का रह जाना, सब है भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम, ताल तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी। शब्दार्थ निश्चित आप लोग याद कर लेंगे, शब्दार्थ याद रहेगा तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब इस कविता पर्वत प्रदेश में पावस, पहला जो आपका काव्यांश है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय कौन सा समय था, कौन सी ऋतु थी, बताइए। ये जिस समय का वर्णन, हाँ, यहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत ने जिस ऋतु का वर्णन किया है वो ऋतु है वर्षा ऋतु, ठीक है। और क्षेत्र कैसा है, कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र का वर्णन हो रहा है, पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र है, यानी समतल नहीं है, है ना, पठार भी नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ कवि जो है वो वर्णन कर रहे हैं।
ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। यानी पर्वतीय प्रदेश है और ऋतु है, वर्षा ऋतु है, और उस समय ये आप लोग भी जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद ठीक वर्षा ऋतु आरंभ होता है और पेड़ पत्ते पौधे जो सूखे हुए रहते हैं और उन पर धूल छाई रहती है, मुरझा गए होते हैं पौधे या पेड़ वृक्ष, लेकिन जैसे ही वर्षा की फुहारें उस पर पड़ती हैं, सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि पत्ते जो हैं एकदम धुल गए हैं, प्रकृति एकदम चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगती है, साफ सुथरी फूल खिल जाते हैं और जगह जगह जो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होते होते छोटे छोटे पौधे के रूप में और फिर पौधे से एक वृक्ष धीरे धीरे कालांतर में वो अपने रूप को परिवर्तित करते हुए जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे समय में पर्वतीय प्रदेश है और वर्षा ऋतु का समय है, ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे और बहुत पर्वत जो थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे और पर्वतों की आकृति कैसी है, करधनी के आकार का। ऐसा लग रहा है कि अर्धचंद्राकार रूप में वो फैला हुआ है। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हों और पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा हो। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत की आंखें हों और पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब में फैले हुए जल में अपने शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा हो। अब पर्वत के यहाँ पर बारे में बात हो रही है कि उस पर पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत की आंखें हों और पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा है। जिस तरह से हम शीशा में अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, उसी तरह पहाड़ के नीचे में क्या है, तालाब है और उस तालाब में कौन अपने रूप को निहार रहा है, अपने रूप को देख रहा है? कौन देख रहा है? पहाड़। यहाँ पहाड़ अपनी काया को, अपने रूप को किसमें देख रहा है? तालाब रूपी दर्पण में। यहाँ तालाब की तुलना किससे की गई है? दर्पण से, शीशा से। वो अपने विशालकाय प्रतिबिंब को मानो वो देख रहा है। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था और उसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब जो है वो आईने के समान दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने अलंकारों का प्रयोग किया है और सभी उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। जिस तरह से कोई मनुष्य अपने रूप को, अपने छाया को, अपने प्रतिबिंब को कहाँ निहारता है? दर्पण में। तो यहाँ पहाड़ जो है, विशाल जो पहाड़ है, वो अपने रूप को कहाँ देख रहा है? तालाब रूपी दर्पण में। यहाँ तालाब की तुलना की गई है दर्पण से। ठीक है, और वो तालाब इतना पारदर्शी है, जिस तरह से शीशे में यदि कोई दाग रहे तो किसी का भी चेहरा साफ नजर नहीं आता है, उसी तरह तालाब का पानी इतना स्वच्छ है। यहाँ कवि जो है एक तरह से क्या कहेंगे, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है कि तालाब जो है वो किसके समान है? दर्पण के समान, और पर्वत जो है वो मानो अपनी आकृति को कहाँ निहार रहा है? उसी तालाब में। ठीक है, और उस तालाब का पानी जो है वो इतना साफ है कि मानो दर्पण के समान चमक रहा हो और उसमें पर्वत जो है वो अपने रूप को निहार रहा है। अब आगे, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे रीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ लेखक कवि कह रहे हैं, गिरी यानी पहाड़, गौरव महिमा या बड़ाई, मद मस्ती, नस नस
रग-रग, उत्तेजित, जोश से भरे हुए, लड़ी, श्रृंखला या माला, झरते, गिरते, झाग, फेन, निर्झर, झरना, उर, हृदय, उच्चाकांक्षा, ऊंचा उठने की कामना, तरवर, बड़े बड़े पेड़, नीरोनभ, शांत आकाश, अनिमेष, एक टक देखना, चिंता पर, चिंतित या चिंता में मग्न। अब कवि कह रहे हैं कि गौरव का, गिरी का गौरव गाकर झरझर, यानी कवि कहते हैं कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। कौन पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं? झरने का जो पानी है वो जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो वे किसका गौरव गान कर रहे हैं? झरनों का। और उनकी आवाज को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है तथा मन उत्साह और उमंग से उद्वेलित हो जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे हुए झरने झरते समय किसके समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं? मोती की लड़ियों के समान, क्योंकि मोती का भी रंग सफेद होता है। मोती की लड़ियां जो है वो सफेद रंग की होती हैं और झरने का जो पानी होता है वो भी सफेद होता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लंबी लंबी मोती की लड़ियां जो है ऊपर से नीचे तक लटका दी गई हैं और उनको देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि मानो झरना जो है वो पर्वत पर से नीचे गिर रहा है और वो गिरते हुए किसका गुणगान करते हुए गिर रहा है? पहाड़ों का, पर्वतों का। ठीक है। और उसके झाग से भरे हुए जो झरने नीचे गिर रहे हैं वो मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। फिर कवि आगे कह रहे हैं, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब कवि कह रहे हैं कि पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में, जो पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वृक्ष हैं, उनके मन में भी कुछ ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी आकांक्षाएं छिपी हुई हैं। मानो वे भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद लेकर उस पर्वत पर पैदा हुए हैं या लगे हुए हैं। ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए ऐसा लग रहा है कि वे आकाश की ओर ताक रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं और उनके मन में भी कोई ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हुई हैं और उन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो चिंतित हैं और बिना पलक झपकाए आकाश की ओर देख रहे हैं, है ना। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं और उस रहस्य को जानकर वे अपने मन की जो आकांक्षाएं छिपी हैं उसे भी पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आकाश के रहस्य को जब जान लेंगे तो शायद उनकी अपनी भी जो आकांक्षाएं हैं वो भी पूरी हो जाएं, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन वे अपनी बातों को मन में रखे हुए और बिना पलक झपकाए किसकी ओर ताक रहे हैं, निहार रहे हैं? आसमान की ओर। तो इस तरह से यहाँ कवि जो है कह रहे हैं कि झरते हुए गिरते हुए पर्वतों से जो झरनों का पानी है उससे एक मधुर ध्वनि पैदा होती है और उस ध्वनि को सुनकर कवि कह रहे हैं कि नस नस में उत्तेजना का भाव भर जा रहा है और सफेद सफेद मोती की लड़ियों के समान झाग से भरे हुए जो जल राशियां ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं उसको भी देखकर कवि जो है कह रहे हैं मन बहुत खुशी से भर उठ रहा है। और पहाड़ों के ऊपर जो लंबे लंबे विशाल वृक्ष हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके मन में भी कोई बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं और उन्हीं आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे लगातार आसमान की ओर एक टक बिना पलक झपकाए देख रहे हैं, जैसे वे आसमान के रहस्यों को मानो जानना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आ गया काव्यांश 2? हेलो, नेक्स्ट काव्यांश 3 उड़ गया। अब ध्यान दीजिए, उड़ गया अचानक लो, भूधर फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर,
है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ भूधर यानी पहाड़, अपार जिसका पार न हो, असीमित, पारद के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले पंखों वाला बादल। यहाँ पारद के पर कहा गया है, पारे के समान, पारा का रंग सफेद होता है ना, थर्मामीटर में देखे हो ना पारा, तो उसी की तरह सफेद और चमकीले पंखों वाला बादल। रवशेष यानी केवल आवाज का रह जाना, चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज का रह जाना। भू यानी धरती, धंस गए नीचे दब गए, सब है भय के साथ। शाल एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है। ताल यानी तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्रजाल जादूगरी भरे कारनामे। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अचानक एक पूरा पर्वत, ऐसा लग रहा है कि पूरा पर्वत जो है वो पारे के समान अत्यधिक सफेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। कवि यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि एक पूरा पर्वत ही है जो पारे के समान बिल्कुल चमकीला है, सफेद है, और वो अपने पक्षी के समान पंखों को फड़फड़ाता हुआ कहाँ उड़ रहा है? आकाश में। और पहाड़ उड़ ही गया तो अब बिल्कुल क्या चीज रह गया? केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रह गई है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे ऐसा लग रहा है कि आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। यानी कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बादल फट गया हो, इतनी बारिश होती है कि लगता है कि आसमान ही फटकर पृथ्वी पर आ गिरा हो। तो कवि यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि आकाश जो है लग रहा है कि धरती पर टूट पड़ा हो और वो वर्षा रूपी बाणों से क्या किया है? धरती पर आक्रमण कर दिया हो। तो इससे फिर क्या हो रहा है? धंस गए धरा में सब है शाल, और शाल के जो विशाल वृक्ष हैं वो बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर कहाँ धंस गए हैं? धरती में धंस गए हों, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि बारिश के प्रहार को मानो वो सह नहीं पा रहे हैं और अपने सिर को कहाँ छिपा लिए हों? जमीन में। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। अब क्या हो रहा है कि ऊपर से खूब तेज बारिश है और नीचे तालाब है, तो तालाब के पानी में इतनी तेज बारिश की बूंदें गिर रही हैं कि उसमें से झाग उठ रहा है, और उस झाग को कवि कल्पना कर रहा है कि मानो बहुत उसमें से आग लग गई हो और धुआं निकल रहा हो। इस प्रकार वर्षा के देवता कौन है? इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपनी जादुई करतब दिखा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंद्र भगवान जो है वो बादल रूपी विमान में बैठ गए हैं और घूम घूम कर अपनी जादुई करतब दिखा रहे हैं। कहीं झरने को दिखा रहे हैं कि झरना जो है मोतियों के समान नीचे गिर रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े शाल के जो वृक्ष हैं वो जमीन में धंस गए हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि तालाब में पानी गिर रहा है और उसका झाग पैदा हो रहा है और वो झाग जो है ऊपर की ओर आ रहा है। तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि तालाब में आग लग गई हो। और इस तरह से पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इन अद्भुत दृश्य और विचित्र दृश्यों को देखकर कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो पर्वतों पर बहुत सारे दृश्य, अलग अलग दृश्य जो हैं वो वर्षा ऋतु के कारण प्रस्तुत हो रहे हैं, और ये देखकर कवि का मन उमंग से भर जा रहा है। ठीक है, समझ में आई कविता? हाँ, तो पावस ऋतु में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं कविता के आधार पर, इसका भी आप लोग पीपीटी बना सकते हैं। प्रकृति से संबंधित बना सकते हैं ना, पर्वत बनाइए, पर्वत पर पहाड़ बनाइए, बड़े बड़े वृक्ष बनाइए, झरने बनाइए, नीचे तालाब बनाइए। ठीक है, तो पावस ऋतु में सबसे पहले तो रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और सभी तालाब स्वच्छ और पारदर्शी जल से भर जाते हैं, और पर्वतों के पास के जो तालाब हैं वो पर्वतों का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है।
पावस ऋतु में कई प्रकार के विशाल बादल भी दिखाई देने लगते हैं, जगह जगह बादल आपको दिखाई देने लगते हैं। और पावस ऋतु में शाल के वृक्ष जो हैं वो बादलों के बीच में धंसे हुए से प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे दृश्य हैं। ये आवाज क्यों आ रही है अभिनव के यहाँ से? अभिनव सिंह, हाँ, मैं जब बोलती हूँ कि आप लोग साउंड अपना म्यूट कीजिए तो सुनाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये पाठ जो है पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रानंदन पंत की बहुत सारी प्रकृति चित्रण से संबंधित कविताएं हैं, उनमें एक अनोखी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। तो इसमें आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसको आप लोग लिखेंगे। अभी फिलहाल तो मैं आप लोग को लिखवा दे रही हूँ, चलिए लिखिए। क्या है बोलो, चलिए लिखिए। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में, प्रश्न लिखिए, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में प्रकृति का मानवीकरण, पर्वत प्रदेश में पावस सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इसमें मानवीकरण अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है ना? चलिए लिखिए, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इसको आप लोग समझ लीजिए, कहाँ कहाँ मानवीकरण अलंकार हैं उसको समझ लीजिए। पहले कहाँ है इसको मैं अब लिखिए नहीं, पहले ध्यान से सुनिए। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का बहुत प्रयोग है। पंत ने प्रकृति का मानवीकरण अत्यंत सुंदर तरीके से किया है। उनके लिए प्रकृति के हर अंग में मानवीय चेतना भरी हुई है। उन्हें झरनों द्वारा पर्वतों का यशोगान करना बहुत अच्छा लगता है। विशाल पर्वत अपनी सुमन रूपी आंखों से, यानी फूल रूपी आंखों से विशाल आकार को तालाब में निहार रहे हैं। पेड़ उच्चाकांक्षा से प्रेरित होकर शांत आकाश को छू लेने वाले प्रतीत होते हैं। यहाँ पे है ना, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। फिर उसके बाद बादलों का अचानक बरस जाना कवि को आकाश द्वारा वर्षा रूपी बाणों से पृथ्वी पर आक्रमण करना प्रतीत होता है। शाल के वृक्ष उन्हें भयभीत लगते हैं, मानो वर्षा के आक्रमण को देखकर वे डर गए हों। तो यहाँ इन पंक्तियों में भी मानवीकरण अलंकार है कि धंस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। समझ में आ रहा है ना? इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या समझते हो, बताइए मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। हाँ, वहां मानवीकरण अलंकार होता है, यानी प्रकृति को जब कवि मानव के समान क्रियाकलाप करते हुए, जब कवि कविता में प्रस्तुत करता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे है झांक रहे नीरो नभ पर, झांकना शब्द किसके लिए आया है? विशाल शाल के वृक्षों के लिए। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कोई मानव झांकता है उसी तरह से विशाल शाल के वृक्ष भी झांक रहे हैं। उसके बाद धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, ये भी मानवीय अलंकार है। यो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। बादलों का उमड़ना और वर्षा कराना उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवराज इंद्र अपने बादल रूपी यान में बैठकर अपना जादू दिखा रहे हैं। मानो किस तरह से कोई व्यक्ति किसी यान में बैठकर, हवाई जहाज पर बैठकर भ्रमण करता है, उसी तरह मानो इंद्र जो है वो बादल रूपी यान में बैठ गए हैं और
अपनी जादूगरी को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कविता पर्वत प्रदेश में पावस की सार्थकता पर अपने विचार लिखना है कि ये कविता जो है किस तरह से, वैसे इसमें मुख्य रूप से बहुत कम ही प्रश्न आते हैं, 1 नंबर के ही प्रश्न, 2 नंबर के ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो उसको मैं आप लोगों को लिखवा दे रही हूँ। सबसे पहले लिखिए, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है। जो प्रश्न 1 नंबर में पूछे जाते हैं या 2 नंबर में, उसको लिखिए, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। प्रश्न लिख लिए। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। प्रश्न लिखे। हेलो, हाँ, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है। चलिए उत्तर लिखिए। मेखलाकार को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। मेखलाकार शब्द का अर्थ है डैश। मेखलाकार शब्द का अर्थ है डैश, कमरबंद अथवा